शाह जी अब कहाँ है? रहीमदाद ने दरियाफ्त किया। आज ही सुबह मेरे साथ लाहौर से पीरांवाला आया था। मुराद खान ने रहीमदाद को मुत्तला किया। रात ही भर ठहरेगा, सुबह वापस चला जाएगा। 2-4 रोज भी नहीं ठहरेगा? रहीमदाद मुस्तरब हो गया। नहीं, मुराद खान शाहानी ने कहा, उसने अब लाहौर ही रहना है। जिम्मेदारी की देखभाल उसने अपने पुत्र नौमान शाह के हवाले कर दी है। पर वो लाहौर में कर क्या रहा है? बहुत अरसे से उधर ही है। रहीमदाद एक आंख दबाकर मुस्कुराया। बात क्या है? साफ साफ बता। तुझे तो पता ही होगा। उसे मिलकर आ रहा है। वहाँ बैठा वो सियासत लड़ा रहा है। गवर्नर से उसने यारी कर ली है। उससे अक्सर मिलता भी रहता है। सरदार मुराद खान शाहानी ने बताया। आजकल शाहजी की कोठी पर हर शाम सियासतदानों की बैठक होती है और रात देर तक चलती है। तब तो उसका उधर ठहरने का लंबा ही प्रोग्राम लगता है। इरादे तो उसके कुछ ऐसे ही हैं। अभी तो उसने वहीं डेरा डाल रखा है। वहाँ कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। मुराद खान ने कहका लगाया। सच पूछ तो खुद शाहजी को भी पता नहीं उसने कब तक लाहौर ठहरना है। रहीमदाद ने रहमते की जानिब मुड़कर देखा। वो अपने तीनों बच्चों के साथ एक तरफ खड़ी थी। रहमते, तू इस तरह कब तक खड़ी रहेगी? रहीमदाद ने ऊंची आवाज से मेहमान खाने के मुलाजिम को पुकारा। घुमा, इधर आ। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आया और रहीमदाद के रूबरू अदब से खड़ा हो गया। रहीमदाद ने रहमते की तरफ इशारा करते हुए घुमा से कहा, इसने इधर ही ठहरना है। इसके रहने और सोने का बंदोबस्त अपनी कोठरी में कर दे। तू हवेली में जाकर सो जाना। इसके लिए रोटी शोटी का भी इंतजाम कर दे। उसने अभी रोटी कहाँ खाई होगी। घुम्मा निहायत मुस्तैदी से बोला। फिक्र ना करें जी, सारा बंदोबस्त हो जाएगा। वो रहमते और उसके बच्चों को अपनी कोठरी की जानिब ले जाने के लिए मुड़ा। रहीमदाद ने टोका, पहले एक गिलास तो ला। वो तेज कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा और आन की आन में गिलास लाकर रहीमदाद के सामने मेज पर रख दिया। रहीमदाद ने बोतल खोली और सरदार मुराद खान शाहानी के लिए पैक बनाने लगा। रहीमदाद ने मुराद खान से पूछा, तूने रहमते को कहाँ ले जाना है? उसे भक्कर ही में रखेगा? नहीं, मैंने उसे बीट ले जाना है। मुराद खान ने बताया। रहमते वही रहेगी। सलहड़ी का क्या बनेगा? वो बुरा नहीं मनाएगी? मैंने उसे निकाल दिया। मुराद खान ने बेपरवाही से कहा। तूने उसे निकाल दिया? रहीमदाद ने आंखें फाड़ कर पूछा। वो तो तेरी जिंद जानी थी, बहुत चहीती थी। जब से उसके पुत्र का मरण हुआ हर दम रोती रहती थी। जिस रोज वो मरा मैं तो बीट ही में था। सही उस दिन से जो उसने टसुए बहाने शुरू किए तो बंद ही न हुए। जब देखो बेटी रो रही है। मुराद खान ने तलखी से कहा। मैंने मना किया तो छुप छुप के रोती थी। मैं तो आजिज आ गया। वैसे भी वो काम की ना रही थी। रो रो कर बीमार और मरियल लगने लगी थी। एक रात मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसी दम उसे निकाल दिया। कहाँ गई वो? रहीमदाद ने पूछा। पता नहीं कहाँ गई, पर तुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों है? उसने हल्का सा कहका लगाया। तूने जिस सलहड़ी को देखा था बाद में वो वैसी नहीं रही थी। देखकर घिन आती थी। तू रहमते को लेकर जा तो रहा है, उसके भी पुत्र हैं। कोई मर गया और उसने भी सलहड़ी की तरह रो रो कर अपना नाश मार लिया तो उसका क्या करेगा? रहीमदाद मुस्कुरा के बोला। उसे भी निकाल देगा? और क्या करूंगा? मुराद खान ने कहा। मैंने उसका कोई जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? वो ठट्ठा मारकर हंसा। ऐसा ठेका तो मैंने सिर्फ अपनी जाल का लिया है। उसे ब्याह कर लाया हूं। उससे तो मेरी आगे नस्ल चलेगी। सलेड़ी के बच्चे भी तो तेरे ही हैं। होंगे, जरूर होंगे। वो झूम कर बोला। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? कम्मी रन के बच्चे भी कम्मी होते हैं। उनका कोई हक नहीं बनता। उसने गिलास उठाकर घोंट भरा। रहमते के निक्के भी शाहजी ही के हैं, पर उसने रहमते के साथ उन्हें भी निकाल दिया। रहीमदाद ने दबी जबान से शिकवा किया। शाह जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तेरा मतलब है वो उन्हें अपनी हवेली में रखता, उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता, जमींदार बनाता, अपनी जायदाद का वारिस ठहराता? यह कैसे हो सकता है? उसने तीखे लहजे में कहा। बुरा न मनाना चौधरी, तू मुझे खानदानी जिम्मेदार नहीं लगता, वरना ऐसे न सोचता। रहीमदाद तिलमिला कर रह गया। झेंप मिटाने के लिए बोला, लगता है तुझे कुछ आज ज्यादा ही चढ़ गई है। रम पी रहा है ना? सुना है ये विस्की से ज्यादा तेज होती है। वैसे आज गर्मी भी ज्यादा है। ऐसी गाल नहीं। मुराद खान शाहानी अपने मौक़िफ़ पर अड़ा रहा। कोई वड्डा और ख़ानदानी जिम्मेदार इस तरह सोच ही नहीं सकता, वरना कब की जिम्मेदारियां और जगीरें ख़त्म हो चुकी होती। ऐसी रना तो जिम्मेदारों का दिल बहलाने के लिए होती है। उसने रहीमदाद को खुमार आलूद नज़रों से देखा। जिम्मेदारी चलाने के लिए यह ज़रूरी भी है। तुझे इतना तो पता ही है कि घर वाली मर्द की इज्जत होती है ना? बिल्कुल होती है। रहीमदाद ने उसकी तायीद की। मज़ारों और कमियों को काबू में रखने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है। इस तरह उनमें इज्जत और आन का एहसास खत्म हो जाता है। मज़ारा सर नहीं उठा पाता। मुराद खान ने संजीदगी से कहा, मज़ारे और कमी इसी तरह जमींदार और जगीरदार के ताबेदार और गुलाम रह सकते हैं। हमारे बुजुर्ग और वडेरे ऐसा ना करते तो मज़ारे सरकशी और बगावत करके कब के हमसे जिम्मेदारियां छीन लेते। क्या समझा? उसने जोर का कहका लगाया। ला, इसी बात पर एक डबल बना कर दे। तूने मज़ा ख़राब कर दिया। रहीमदाद ने मुराद खां के गिलास में रम डाली, पैक बनाया और गिलास मुराद खां की जानिब बढ़ा दिया। उसने गिलास संभाल कर घटाघट कई घोंट भरे। रहीमदाद ने गुफ्तगू का रुख बदलने की गरज से पूछा, तू 2-4 रोज तो मेरे साथ ठहरे ही गा? मैं तुझे जल्द नहीं जाने दूंगा। बहुत दिनों बाद तुझसे मिलना हुआ है। नहीं, मैंने कल सुबह जाना है। मुराद खां ने कहा, तू भी मेरे साथ चल। यहां अकेला पड़ा है, साथ रहेगा तो तेरा दिल भी बहलेगा। तेरे पास जीप आ गई है, उसी में चलेंगे। मैंने पहले मुल्तान जाना है, वहां से ट्रेन पकड़ लेंगे। रहीमदाद थोड़ी हील हुज्जत के बाद रजामंद हो गया। वो भी तन्हाई से उकता गया था। जिम्मेदारी की तरफ से उसे कोई फिक्र न थी। नादिर खां की कारकर्दगी से वो मुतमईन था। पहर रात गुजर चुकी थी। आसमान पर गुबार छाया हुआ था। हवा रुकी हुई थी। दोनों के चेहरों पर पसीने के कतरे लरज रहे थे। मुराद खान ने अपना गिलास खत्म किया और उठकर खड़ा हो गया। रहीमदाद ने गिलास खत्म नहीं किया। वो पहले ही बहुत पी चुका था। दोनों लड़खड़ाते हुए कुछ दूर साथ साथ चले। सरदार मुराद खान शाहानी झूमता झामता रहमते के पास पहुंचा। वो कोठड़ी के सामने खुले आसमान के नीचे चारपाई पर लेटी थी और अभी तक जाग रही थी। बराबर की चारपाई पर उसके बच्चे बेखबर सो रहे थे। मुराद खां को देखते ही वो उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में काजल था, बालों को तेल डालकर संवारा था। उसने शाम को नहा धोकर उजले कपड़े पहने थे। वो सब्ज लाचा बांधे हुए थी। कुर्ता बारीक मलमल का था और दुपट्टा गहरा बसंती था। वो पूरा सिंगार किए मुराद खां का इंतजार कर रही थी। रहमते का गहरा सांवला रंग दालान में रोशन पेट्रोमिक्स की रोशनी में चमक रहा था। पंखा झलते हुए उसने मुस्कुराकर मुराद खां शाहानी को देखा। चारपाई से नीचे उतरी, आहिस्ता से बोली, आज गर्मी बहुत है। मुराद खां शाहानी ने कुछ नहीं कहा। उसने आगे बढ़कर रहमते का बाजू थामा और उसके सहारे झूमता झामता जीने की तरफ बढ़ा। घुम्मा ने उसके लिए छत पर पलंग बिछाकर उजला बिस्तर लगा दिया था। शाहानी के कदम बुरी तरह डगमगा रहे थे। रहमते उसे बार बार संभालती। दोनों ने सीढ़ियां तय की और छत पर पहुंच गए। रहीमदाद खामोश खड़ा मुराद खां शाहानी और रहमते को जाते देखता रहा। सवेरे सूरज निकलने से पहले ही ड्राइवर ने जीप हवेली के फाटक पर लाकर खड़ी कर दी थी। रहीमदाद ने रात ही को सफर के बारे में घुम्मा को जरूरी हिदायत दी थी। वो तारों की छांव में उठ गया था। उसने रहीमदाद और मुराद खां को जगाया। नादिर खां को भी मुत्तला किया। आसमान पर हल्का हल्का उजाला फैला था। मुराद खां शाहानी और रहीमदाद ने गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया और सफ़र के लिए तैयार हो गए। रहमते भी पूरी तरह तैयार थी। रहीमदाद अगली निशिस्त पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। शाहानी पिछली निशिस्त पर रहमते और उसके बच्चों के हमरा बैठा था। रवानगी के वक्त
حویلی کے دوسرے ملازموں کے علاوہ نادر خان بھی موجود تھا۔ رحیم داد نے نادر کو بتایا کہ وہ سردار مراد خان شاہانی کے ساتھ بھکر جا رہا ہے۔ واپسی کب تک ہوگی جی؟ نادر خان نے دریافت کیا۔ اس دفعہ رحیم داد کے بجائے مراد خان بولا، چودھری دیر ہی سے لوٹے گا۔ ویسے تو موجود ہی ہے، بھکر ہی میں ٹھہریں گے نا؟ نادر خان نے کرید کر پوچھا۔ نہیں، مراد خان شاہانی نے جواب دیا، بھکر نہیں، بیٹ میں ٹھہریں گے، وہاں شکار کھیلیں گے، ادھر گرمی بھی کم ہوتی ہے، ساتھ میں دریا بہتا ہے، تو نے بیٹ تو دیکھا ہی ہے، کوئی ضروری کام ہو تو وہیں آ جانا۔ نادر خان نے مزید بات چیت نہیں کی۔ رحیم داد نے ڈرائیور کو اشارہ کیا، اس نے انجن سٹارٹ کیا اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ کچھ دور تک نہر کے ساتھ ساتھ دوڑتی رہی، پھر پختہ سڑک پر آ گئی۔ سڑک ابھی تک سنسان تھی۔ ڈرائیور نے رفتار تیز کر دی۔ جیپ چک بیدی کے راستے پاک پتن پہنچی اور وہاں سے شہر کی جانب روانہ ہو گئی۔ سڑک پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ کشادہ بھی تھی۔ جیپ تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ مرید کوٹ پہنچتے پہنچتے دوپہر ہو گئی۔ ڈرائیور نے جیپ ٹھہرا لی، ریڈیٹر کا ڈھکنا کھولا۔ کھولتا ہوا گرم پانی ذرا ٹھنڈا ہوا تو اس نے ریڈیٹر میں اور پانی بھر دیا۔ ناشتے دان میں کھانا تھا۔ ڈرائیور نے سڑک سے کچھ فاصلے پر درختوں کے سائے میں دری بچھا کر کھانا لگا دیا۔ رحیم داد اور مراد خان کھانے سے فارغ ہوئے تو ڈرائیور نے رحمتے اور اس کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، مگر انہوں نے زیادہ دیر قیام نہیں کیا۔ سب دوبارہ جیپ میں سوار ہو گئے۔ وہ ایک بار پھر سرمئی سڑک پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ دن ڈھلے جیپ شہر سے گزری۔ رحیم داد کو طرح طرح کے اندیشوں نے ستایا۔ اس نے چوکنا نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور سہما ہوا بیٹھا رہا۔ جیپ آن کی آن میں شہر سے نکل گئی۔ لالیاں والا بس اسٹاپ پر جیپ پہنچی تو ایک درخت کے نیچے راہگیروں کا مختصر ہجوم نظر آیا۔ مراد خان شاہانی نے جیپ رکوائی، نیچے اترا اور ہجوم کی جانب بڑھا۔ ڈرائیور اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ رحمتے بھی نیچے اتری اور اس کے اصرار کرنے پر رحیم داد کو بھی اترنا پڑا۔ دونوں ہجوم کی طرف بڑھے۔ قریب جا کر رحیم داد نے دیکھا ایک عورت درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہے۔ اس کا اوپری جسم برہنہ تھا، زیر ناف بس ایک پھٹا پرانا چیتڑا لپٹا تھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال خاک و دھول سے اٹے تھے اور بدن پر میل کی تہ جمی تھی۔ نہ جانے کب سے اس نے غسل نہیں کیا تھا۔ اس کی عمر 45 برس سے زیادہ نہیں تھی۔ آنکھیں بڑی بڑی تھیں مگر بجھی بجھی اور ویران تھیں۔ میل کی تہ کے نیچے سے اس کی گوری جلد جھلک رہی تھی۔ کبھی وہ خوبصورت اور دلکش رہی ہوگی، لیکن اب غلاظت کا ڈھیر لگتی تھی۔ سب کی نظریں اسی کی جانب تھیں اور وہ بالکل بے نیاز بیٹھی تھی۔ قریب ہی ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا۔ وہ اس کے اریاں سینے پر چادر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عورت بار بار چادر جھٹک کر ایک طرف پھینک دیتی۔ اس نے سر اٹھایا اور آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ ایک نوجوان جو وضاقتہ سے کسی لوری کا کلینر نظر آتا تھا، عین اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی پگلی کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ چیخ کر بولی، تو ادھر بھی آ گیا؟ دفع ہو جا میرے سامنے سے۔ نوجوان سخت سٹپٹایا اور خجل ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ ہجوم میں سے ایک ادھیڑ شخص لسی سے بھرا ہوا گلاس سنبھالے آگے بڑھا اور عورت کے نزدیک جا کر نرم لہجے میں عاجزی سے بولا، لے کرما بھری، اسے پی لے۔ عورت نے تھیکی نظروں سے اسے دیکھا اور جھنجلا کے ایسا ہاتھ مارا کہ گلاس دور جا گرا۔ ساری لسی مٹی میں مل گئی۔ عورت ٹھٹا مار کر ہنسی اور ادھر ادھر نگاہیں گھما کر رحیم داد کو دیکھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے کا اچانک رنگ بدلا۔ تھیکے لہجے میں بولی، اوئے تو اکیلا ہی آ گیا؟ حکیم کدھر ہے؟ رحیم داد پریشان ہو گیا۔ عورت برابر اسے گھورتی رہی۔ تو حکیم کو جانتا ہے نا؟ تو اسے ضرور جانتا ہے۔ تو اس کے ساتھ تھا۔ ہاں، تو ہی اس کے ساتھ تھا۔ رحیم داد نے گھبرا کر مراد خان کی طرف دیکھا۔ مراد خان اس کے برابر ہی کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر رحیم داد سے کہا، چودھری، یہ تو مست ملنگ ہے، جو سمجھ آتی ہے بولتی ہے۔ پتہ نہیں کون ہے؟ میں جی پچھلے کئی مہینوں سے اسے ادھر ہی دیکھ رہا ہوں، ڈرائیور نے بتایا۔ وہ مراد خان اور رحیم داد کے عقب میں کھڑا تھا۔ کبھی لاریوں کے اس اڈے پر نظر آتی ہے، کبھی دوسرے پر۔
गुस्सा आता है तो पत्थर उठाकर मारती है, कपड़े लत्ते पहनाओ तो चीर फाड़ कर फेंक देती है, कभी जोर जोर से रोती है, कभी आप ही आप ठट्टा मारकर हंसती है, कभी अकेली बैठी घंटों बुड़बुड़ाती रहती है। पगली जो ठहरी, मुराद खां बोला, पर ये आई कहाँ से है? ये जी कमालगढ़ के हकीम चिश्ती की घरवाली है, ड्राइवर ने मुतला किया। हकीम चिश्ती का नाम सुनकर रहीमदाद का चेहरा फक हो गया। मुराद खां शाहानी उसकी सरासगीगी से बेनियाज था। उसने ड्राइवर से दरियाफ्त किया, हकीम अब कहाँ है? उसे ले क्यों नहीं जाता? इसका इलाज मुआवजा क्यों नहीं कराता? वो तो जी बहुत मुद्दत से लापता है, ड्राइवर ने बताया। सुना है वो जड़ी बूटियां दवाई बनाने के लिए इकट्ठी करता था और उनकी तलाश में झल और वीरानों की तरफ चला जाता था। ऐसे ही गर्मी के दिन थे। एक रोज बूटियों की तलाश में ऐसा गया कि पैर ना लौटा। मुराद खां शाहानी ने हैरत और दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा, तुझे इन बातों का कैसे पता चला? वो ऐसा है जी, मेरा एक मामा उधर लालसानी में होता है। लालसानी जी कमालगढ़ से नज़दीक ही है। वो हकीम चिश्ती से दवा दारू कराता था। उसी ने हकीम के बारे में बताया था। वो उसे जानता था, कहता था बहुत नेक बंदा था। शाहानी ने कुरेद कर पूछा, थाने में हकीम की गुमशुदगी का पर्चा तो चाक कराया ही होगा? कराया तो था, मामा ही बताता था। पुलिस ने खोज निकालने की बहुत कोशिश की पर कुछ पता न चला। ड्राइवर ने बुझे हुए लहजे में कहा, बात यह है जी, हकीम का कोई पुत्र तो है नहीं और ना कोई रिश्तेदार, न उसकी घरवाली का इधर रिश्तेदार और शरीका है जो उसका पता चलाने के लिए भाग दौड़ करता। उसने पगली की जानिब देखा, वो गर्दन उठाए फिजा में घूर रही थी। हकीम की सिर्फ एक जवान बेटी थी। सुना है एक पुलिसिया जो तफ्तीश के लिए हकीम के घर आता जाता था उसे उठाकर ले गया, या वो खुद ही उसके साथ भाग गई। रहीमदाद ने इस्तफसार किया, वो भी वापस नहीं आई? नहीं जी, वो भी अपने पियो की तरह लापता हो गई। जाने अब कहाँ है और कैसी है, किसी को कुछ पता नहीं। सरदार मुराद खान ने हकीम चिश्ती की पागल बीवी की तरफ उंगली से इशारा करते हुए सवाल किया, पर ये पगली कैसे बन गई? एक बूढ़ा करीब खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। वो बीच में बोल उठा, मैं बताऊं जी ये पगली कैसे बनी? मेरा नाम जी बूदी है, मैं कमालगढ़ ही में रहता हूँ। उसने मुराद खां के चेहरे की जानिब देखा। जब हकीम की तरह उसकी धी भी लापता हो गई तो ये खुद दोनों की तलाश में निकली। उसने मुड़कर हकीम की बीवी की सिमत देखा। ये थाने के चक्कर काटती रही, हकीम के मिलने जुलने वालों के घर जाती रही, दिन भर इधर उधर घूमती रहती, शाम को वापस घर आती। एक शाम वापसी पर अंधेरा बढ़ गया, धुंध हर तरफ फैली हुई थी, सर्दी भी जोरों पर थी। पड़ोस के पिंड का कोई बड़ा जिम्मेदार ताक में लगा था। तब यह थी भी बहुत सोहनी। सुना है उसने अपने करिंदों के जरिए उसे उठवा लिया। पहले से उसने अपने करिंदों को लगा रखा होगा, ड्राइवर ने कयास आराई की। ऐसा ही लगता है जी, बोदी ने बताया। बहुत दिनों तक ये पिंड में नजर ही नहीं आई। मकान खाली पड़ा रहा। बाद में उसे देखा तो बिल्कुल पागल दीवानी हो चुकी थी, कपड़े लत्ते फटे हुए, बाल बिखरे हुए, और अब तो उसे जरा भी होश नहीं। गाला निकालती है, डांटती है, चीखती चिल्लाती है, पत्थर उठाकर मारने दौड़ती है। कहते हैं जी अब तो ये मजजूब हो गई है। ड्राइवर ने पगली के करीब बैठते हुए एक बूढ़े की तरफ इशारा किया। ये बाबा रोज इसके पास आता है, रोटी लाता है, मिठाई लाता है और इसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाता है। और भी ऐसे कई हैं जी, बोदी बोल पड़ा। कई तो ऐसे आते हैं जिनके साथ जनानियां भी होती हैं। उसने मुराद खां शाहानी की जानिब देखा। पर एक गल और भी है जी। वो क्या? मुराद खान ने दरियाफ्त किया। वो ये है जी, बोदी ने बताया, जिस पर ये गुस्से से थूक दे समझो उसका काम बन गया। सब यही बताते हैं, इसीलिए दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं, मिन्नत करते हैं, मिठाई लाते हैं, दूध लस्सी लाते हैं। मुराद खान ने मुस्कुरा कर रहीमदाद से कहा, चौधरी
تو اس کے پاس ضرور چلا جا، اسے اپنے کسی کام کے لیے کہے، یہ تجھ پر غصے سے ضرور تھوکے گی اور تیرا کام فٹافٹ بن جائے گا۔ تجھ سے تو اس نے بات بھی کی تھی جیسے تجھے پہلے سے جانتی ہو۔ تو کبھی کمال گڑھ تو نہیں رہا؟ نہیں جی، میں ادھر کبھی نہیں گیا، اسے تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ رحیم داد نے گھبرا کر صفائی پیش کی۔ میں نے اس کی گالا نہیں سنی۔ رحیم داد نے بیزاری سے منہ بگاڑا۔ مراد خان بہت دیر رک لیا، اب چل، لمبا سفر ہے۔ اس نے پگلی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں لینا۔ تیرا مطلب ہے ساری رات سفر کرنا ہے؟ ڈرائیور کو آرام نہیں کرنا؟ مراد خان شاہانی مسکرا کر بولا، رات ملتان میں سلیم خاکوانی کی حویلی میں گزارنی ہے۔ دونوں مڑے جیپ کی جانب بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ رحمتیں ایک اجلا دوپٹہ ہاتھ میں دبائے تیز تیز قدم اٹھاتی ہجوم کی جانب بڑھی۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی حکیم چشتی کی پاگل بیوی کے قریب پہنچی۔ سورج غروب ہو رہا تھا، درخت کے نیچے اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ پگلی نظریں اٹھائے فضا میں گھور رہی تھی۔ درخت کی شاخوں کے درمیان سے جھانکتی ہوئی ڈوبتے سورج کی ایک کرن اس کے مٹیالے چہرے پر جھلملا رہی تھی۔ رحمتیں اس کا جسم دوپٹے سے ڈھانکنے لگی۔ پگلی نے مطلق مزاحمت نہیں کی۔ رحمتیں نے جس طرح اس کے جسم کے گرد دوپٹہ لپیٹا، اس نے اسی طرح لپٹا رہنے دیا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے دوپٹے کے آنچل سے سر ڈھکا اور گھونگھٹ نکال کر رحمتیں کی جانب مڑ کر دیکھا اور اشارے سے اسے قریب بلایا۔ رحمتیں کھسک کر اور نزدیک ہو گئی۔ پگلی کھلکھلا کر ہنسی، ہاتھ بڑھایا اور رحمتی کی دھوتی کا کنارہ پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ دھوتی کھل گئی۔ رحمتیں نیم برہنہ ہو گئی۔ وہ سخت پریشان ہوئی۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں میں سے بعض نے زور سے ٹھٹا مارا۔ رحمتیں بدحواسی میں جھک کر دوہری ہو گئی۔ اس نے جلدی جلدی دھوتی باندھی، مگر وہ پگلی کے قریب سے ہٹی نہیں، وہیں بیٹھی رہی۔ پگلی نے اپنے سر اور سینے سے لپٹا ہوا دوپٹہ اتار کر نفرت سے ایک طرف پھینک دیا۔ قہر آلود نظروں سے رحمتیں کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کے زور سے دھکا دیا اور چیخ کر بولی، دفع ہو، میریاں آنکھیاں اگوں دور ہو جا۔ رحمتیں سخت سراسیمہ ہوئی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے اٹھی اور سیدھی جیپ کی جانب لپکی اور اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ رحیم داد اور مراد خان نے مسکرا کر رحمتیں کو دیکھا اور جیپ میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور پہلے ہی اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ اس نے جیپ اسٹارٹ کی۔ رحیم داد گم سم اور پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اور آنکھوں سے خوف جھلک رہا تھا۔ رحمتیں بھی پریشان اور خجل تھی۔ وہ گردن جھکائے سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ مراد خان شاہانی نے رحمتیں کو چھیڑا، رحمتیں، پگلی کو تجھ پر غصہ تو آیا تھا، اگر وہ تھوک دیتی تو تیرا کام ضرور بن جاتا۔ میں نے جس سے کیا کام لینا تھا؟ رحمتیں نے جھینپ کر کہا۔ وہ ننگی تھی، مجھے لاج آئی۔ میں بھی تو اسی کی طرح زنانی ہوں، میں نے اسے اپنا دوپٹہ اڑا دیا، پر وہ تو ایک دم پگلی ہے، اسے ذرا بھی ہوش نہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اس پر ظلم بھی تو کتنا ہوا ہے، اس کا تو سب کچھ لٹ گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اسے پاگل تو ہونا ہی تھا۔ رحمتیں کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ اب اسے نہ کوئی فکر ہے نہ غم۔ جیپ تیزی سے سڑک پر دوڑتی رہی۔ گرمی کی شدت کم ہو گئی تھی، سائے پھیلتے جا رہے تھے۔ سورج خزاں رسیدہ درختوں کی الجھی ہوئی برہنہ شاخوں کے پیچھے سرخ گولے کے مانند نظر آ رہا تھا۔ اس کا دہکتا ہوا الاؤ سرد پڑ گیا تھا۔ شام نیچے اترنے کے لیے اپنے بازو آہستہ آہستہ پھیلا رہی تھی۔ سڑک پر آمد و رفت بھی رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ جیپ ملتان شہر میں داخل ہوئی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ سلیم اللہ خاکوانی جاگ رہا تھا۔ مراد خان سے اس کی پرانی یاد اللہ تھی۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ملا اور انہیں اپنی کوٹھی میں ٹھہرایا۔ مراد خان کا ارادہ صرف رات بھر قیام کرنے کا تھا، مگر خاکوانی نے اصرار کر کے انہیں روک لیا۔ رحیم داد نے مراد خان سے مشورہ کر کے اپنی جیپ واپس کوٹلہ ہرکشن بھیج دی۔ ملتان میں ایک روز ٹھہرنے کے بعد دوسرے روز وہ کار پر سلیم اللہ کی جاگیر کی جانب روانہ ہو گئے۔ فصلوں کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ جگہ جگہ کھیتوں میں گندم اور جو کے کٹے ہوئے پودوں کے ستر نظر آ رہے تھے۔
سلیم اللہ خاکوانی اپنی جاگیر کے دورے پر نکلا تھا۔ مراد خان شاہانی اور رحیم داد اس کے ہمراہ تھے۔ وہ گاؤں گاؤں گھومتے پھرے، ہر طرف چہل پہل تھی، خوشی اور مسرت تھی جو فصلوں کی کٹائی کے بعد مزاروں اور کمیوں کی زندگی میں ہر سال نظر آتی ہے۔ اس بار ربیع کی فصل بہت اچھی تھی، لہٰذا مسرت کا اظہار بھی زیادہ کیا جا رہا تھا۔ 2 ہفتے سے بھی زیادہ جاگیر میں ٹھہرنے کے بعد سلیم اللہ خاکوانی واپس ملتان پہنچا۔ مراد خان اور رحیم داد بھی اس کے ہمراہ تھے۔ واپسی کے بعد رحیم داد اور مراد خان نے 3 روز اور ملتان میں قیام کیا۔ گرمی بہت بڑھ گئی تھی، لو چلنے لگی تھی، دن بھر خاک اڑتی رہتی، گلی کوچے سنسان نظر آتے، مگر شام ہوتے ہی شہر کی رونق لوٹ آتی اور گرمی کی شدت کم ہوتی جاتی، رات خوشگوار ہوتی۔ مئی کی ایک غبار آلود صبح کو مراد خان اور رحیم داد رخصت ہوئے۔ وہ خاکوانی کی کار میں اسٹیشن پہنچے۔ رحمتے اور اس کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے۔ مراد خان نے روانگی سے قبل اپنی آمد کے بارے میں تار دے کر کریم بخش رادھانی کو مطلع کر دیا تھا۔ سلیم اللہ خاکوانی دونوں کو الوداع کہنے اسٹیشن تک آیا۔ اس نے گرم جوشی سے گلے مل کر دونوں کو رخصت کیا اور دوبارہ آنے پر زور دیا۔ مراد خان شاہانی اور رحیم داد ٹرین میں سوار ہوئے اور مظفر گڑھ کے راستے بھکر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مراد خان اور رحیم داد 2nd کلاس میں تھے اور رحمتے اپنے بچوں کے ساتھ 3rd کلاس کے ایک زنانہ ڈبے میں بیٹھی تھی۔ جب وہ بھکر پہنچے تو اسٹیشن کے باہر مراد خان کی جیپ موجود تھی۔ ٹرین سے اترتے ہوئے مراد خان نے رحیم داد سے کہا، چودھری، تکھے پیر کا مزار اسٹیشن کے احاطے میں ہی ہے، ایک بار پھر منت مان لے۔ مگر رحیم داد آمادہ نہیں ہوا، بے دلی سے بولا، نہیں جی، میں نے اب منت شنت نہیں ماننی۔ مراد خان شاہانی نے اصرار کیا، میرا کہا مان، اس دفعہ تجھے جمیلہ اس طرح مل جائے گی کہ ہمیشہ تیرے ہی پاس رہے گی۔ رحیم داد کے دل میں جمیلہ کی یاد نے انگڑائی لی اور اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ وہ دل گرفتہ ہو کر بولا، تجھے یقین ہے جمیلہ واپس آ جائے گی؟ میں تو کہتا ہوں وہ ضرور واپس آئے گی۔ تکھے پیر کی زیارت پر مانی ہوئی منت اس بار بھی پوری ہوگی۔ سردار شاہانی نے رحیم داد کا چہرہ غور سے دیکھا۔ زیارت پر چڑھانے کے لیے چراغ اور میٹھی روٹیاں ڈرائیور کو بھیج کر بازار سے منگوائے لیتا ہوں، تو منت ماننے کو تیار ہو جا۔ لیکن رحیم داد نے ارادہ بدل دیا۔ اس نے عذر پیش کیا، بیٹ سے واپسی پر منت مانگوں گا، ابھی رہنے دے۔ مراد خان نے اصرار نہیں کیا۔ وہ رحمتے اور رحیم داد کے ہمراہ جیپ میں بیٹھ گیا، مگر بھکر میں واقع اپنی حویلی کی جانب نہیں گیا، بیٹ کی سمت روانہ ہو گیا۔ جیپ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ سڑک پر دوڑنے لگی اور جب بیٹ میں داخل ہو کر ہیمو والی پہنچی تو آفتاب غروب ہو رہا تھا۔ شفق کی سرخی سے دریائے سندھ کا پانی لالا رنگ ہو گیا تھا، فضا خوشگوار تھی۔ یہ ساحلی علاقہ ہے۔ ملتان اور بھکر کے مقابلے میں گرمی بھی کم تھی۔ دریا کی جانب سے بھیگے بھیگے جھونکے آ رہے تھے۔ طویل سفر کے بعد سب نے فرحت اور تازگی محسوس کی۔ جیپ حویلی کے پھاٹک پر رکی۔ مراد خان کا کاردار کریم بخش رادھانی پھاٹک پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مراد خان جیپ سے نیچے اترا تو رادھانی نے جھک کر سردار کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور نگاہیں جھکائے ادب سے بولا، خیر ہے سئیں، خوش ہو، راضی بازی ہو، بالی بچی ڈھیڈی پردے سب خیر ہے، بال امان مال ڈھگی سب خیر ہے۔ شکر ہے، مراد خان نے مسکرا کر سرپرستانہ انداز میں کہا، تو اپنا احوال سنا، خیر صلاح ہے؟ خیر صلاح ہے سئیں۔ رادھانی نے زیر لب مسکرانے کی کوشش کی۔ رحیم داد، رحمتے اور اس کے بچے بھی جیپ سے اتر چکے تھے۔ مراد خان شاہانی آگے بڑھا، سب اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ پھاٹک عبور کر کے حویلی کے احاطے میں داخل ہوئے۔ شام کالی پڑتی جا رہی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ مراد خان سفر کی تھکان سے نڈھال نظر آ رہا تھا۔ اس کا لباس گردآلود تھا۔ اس نے مڑ کر رہدانی کی طرف دیکھا۔ جیپ سے سامان اتروا، میں نے نہا کر کپڑے بدلنے ہیں، سو بھی جلدی جاؤں گا، تجھ سے صبح آرام سے بات ہوگی، فکر نہ کر سئیں۔ کریم بخش رادھانی نے مستعدی سے جواب دیا۔
तेरे और चौधरी के लिए मैंने वेहड़े में 2 मंझे डालकर बिस्तर लगवा दिए हैं। धावन के लिए हम्माम में पानी भी रख दिया है। रोटी जल्दी खानी हो तो वो भी तैयार है। सही, कोई और हुक्म? मुराद खां करीब रखी हुई कुर्सी पर चुपचाप बैठ गया। रहीमदाद भी उसके नज़दीक एक कुर्सी पर बैठ गया। रहमते कुछ फासले पर सर झुकाए खामोश खड़ी थी। उसके बच्चे भी खामोश और सहमे हुए थे। कारदार करीम बख्श राधानी फाटक के पास खड़े हुए नौकरों की जानिब बढ़ा और उन्हें ज़रूरी हिदायत देकर वापस आ गया। मुराद खां शाहानी की तरफ झुककर आहिस्ता से बोला, जीप से सामान उतार कर कमरों में पहुंचा दिया जाएगा। सई, तू अब हम्माम में चला जा। धावन से तबीयत एकदम ताज़ा हो जाएगी। वैसे आज गर्मी भी ज़्यादा ही है। मुराद खां शाहानी ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए पूछा, तूने फसल की वाढ़ी करा ली? हाँ सही, करा दी, राधानी ने जवाब दिया। तेरा हुक्म मिलते ही मैंने वाढ़ी शुरू करा दी थी। अब तो गाहने के लिए पड़ में भी पहुंचने लगी है। सवेरे तेरे साथ उधर चलूंगा, मुराद खां ने कुर्सी छोड़ते हुए कहा और मुड़कर रहमते की जानिब हाथ से इशारा किया। ये रहमते है, यही रहेगी। इसके ठहरने का बंदोबस्त नज़दीक की कोठड़ी में कर दे। ये कह के वो गुस्ल करने हवेली के अंदर चला गया। राधानी ने रहीमदाद को मुखातिब किया, सई चौधरी, तू भी नहा धोकर कपड़े बदल ले। सामान कमरे में पहुंच गया। उसने हाथ उठाकर बताया, तेरे लिए मैंने इसी कमरे में बंदोबस्त किया है जिसमें तू पिछली बार ठहरा था। रहीमदाद ने गुस्ल किया और लिबास तब्दील किया। वो वापस पहुंचा तो मुराद खां शाहानी नहा धोकर उजला लिबास ज़ेबतन किए उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कुर्सी खिसका कर बैठ गया। सामने मेज़ पर बोतल थी, गिलास थे और जग में पानी था। सरदार मुराद खां ने गिलास भरे, मगर उन्होंने ज़्यादा देर शुगुल नहीं किया। खाना खाया और खड़े हो गए। मुराद खां अपने कमरे में चला गया। रहीमदाद डेरे की जानिब बढ़ा। सहन में 2 बड़े बड़े पलंग बिछे थे। उनके पाए रंगीन और ऊंचे थे। बिस्तर साफ सुथरे थे। बिस्तरों के सरहाने नरम और दबीज तकिए रखे थे। पाइंती पर दोताही करीने से रखी थी। दोताही पर रंगीन धागों की कशीदाकारी की गई थी। रहीमदाद खामोशी से बिस्तर पर लेट गया और देर तक मुराद खां शाहानी का इंतज़ार करता रहा। वो बार बार करीब का पलंग देखता रहा, मगर हर बार बिस्तर खाली नज़र आता। मुराद खां नहीं आया। आखिर रहीमदाद सो गया। सुबह रहीमदाद की आंख खुली तो मुराद खां शाहानी बिस्तर पर बेखबर सो रहा था। रात वो कब आकर बिस्तर पर सोया, रहीमदाद को खबर नहीं हुई। उसने खामोशी से उठकर गुस्ल किया और सहन में वापस आया तो मुराद खां बेदार हो चुका था और बिस्तर पर तकिए के सहारे बैठा अंगड़ाइयाँ ले रहा था। दोनों ने नाश्ता किया और हवेली के अहाते से निकले। करीम बख्श राधानी भी उनके हमरा था। तीनों खेतों की जानिब चले। रबी की कटाई मुकम्मल हो चुकी थी। खेत वीरान और उजाड़ नजर आ रहे थे। इक्का दुक्का सत्थर भी थे। ये कटी हुई फसल के पौधे थे जो धूप में सुखाने के लिए बिखेर दिए जाते थे। खेतों के दरमियान जगह जगह पड़ थे। मिट्टी के इन चबूतरों पर दायरे की शक्ल में फैले हुए गंदम, जौ और चने के पौधों के खलियान थे। ये खुश्क पौधे थे और सांधने के लिए उन पर बेरी की सब्ज शाखों के फल्ले चल रहे थे। रहीमदाद का ये मामूल हो गया कि नाश्ते से फारिग होकर मुराद खां और राधानी के साथ सुबह निकलता। दोपहर तक गांव-गांव खेतों के दरमियान घूमता रहता। मुराद खां या राधानी से फसल के सांधने के बारे में पूछगछ करता और दोपहर को मुराद खां शाहानी के हमरा वापस आता। फिर खाना खाता और आराम करने के लिए लेट जाता। मुराद खां शाहानी भी दोपहर के बाद खेतों की तरफ कम ही जाता। धूप की तमाज़त बढ़ गई थी और रोज़ बरोज़ शाहानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। गर्मी में और इजाफा हो गया। रहीमदाद तेज़ धूप में घूमने फिरने से कतराता। मुराद खां ने भी उसकी परेशानी महसूस की। अब वो खुद भी कई रोज़ हवेली से न निकलता और अगर निकलता भी तो धूप की हिद्दत बढ़ने से पहले आ जाता। गर्मी बढ़ने के साथ साथ रहीमदाद ने यह भी महसूस किया कि फसल की कटाई के बाद आम तौर पर जो खुशी और शादमानी नज़र आती है वो कम बल्कि न होने के बराबर है।
मज़ारों के चेहरों पर मसरत के बजाय खिलाफ मामूल खशूनत होती, जोश व खरोश के बजाय बेजारी और चिड़चिड़ापन होता। बटाई के दिन करीब आते जा रहे थे। मज़ारों के चेहरे ज़्यादा बुझे बुझे दिखाई देते, मगर रहीमदाद ने इस सिलसिले में मुराद खां से कोई इस्तफसार नहीं किया। मुराद खां भी चुपचाप रहता। वो बहुत कम बात करता। कभी कभी शाम होते ही ढांडलों और नवानियों के पास चला जाता और आधी रात तक वापस न लौटता। रहीमदाद उकता गया था और वापस कोटला हरकिशन जाने के बारे में सोच रहा था। मई की एक गर्म और गुबार आलूद रात थी। मुराद खां शाहानी दिन ढले निकल गया और अब तक नहीं लौटा था। पहर रात गुजर चुकी थी। रहीमदाद तन्हा बैठा था। वो देसी शराब के 3 गिलास खाली कर चुका था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। इसी इस्ना में करीम बख्श राधानी आ गया। रहीमदाद ने पूछा, राधानी, सरदार किधर गया है? वो तो जी करम खान नवानी की तरफ गया है। कब तक वापस आएगा? लगता है आज भी देर ही से लौटेगा, राधानी ने बताया। नवानियों के अलावा ढांडले भी हैं। मैं वहीं से आ रहा हूँ। बातचीत लंबी ही चलेगी। आजकल मुराद खां रोज़ शाम को ढांडलों और नवानी ज़मींदारों के पास जा रहा है और देर से लौटता है। रहीमदाद ने राधानी को मानीखेज नज़रों से देखा। सरदार वहाँ क्या करता रहता है? बात ही ऐसी है जी, करीम बख्श राधानी ने मुख्तसर जवाब दिया। मुझे तो वो परेशान परेशान दिखाई देता है। तू भी परेशान लगता है। खैर खैरियत तो है? रहीमदाद ने कुरेद कर पूछा। पिंड भी सूने सूने नजर आते हैं। हवेली भी वीरान वीरान लगती है। रहीमदाद ने नशे की झोंक में हल्का कहका लगाया। कोई पोपट रन भी बहुत दिनों से इधर नहीं आई। साईं, आजकल ऐसी गाल न कर। राधानी के लहजे में तरद्दुद था। इधर का हाल अहवाल ठीक नहीं। तुझे पता नहीं, बहुत गड़बड़ मची हुई है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, पर न मैंने सरदार मुराद खां से पूछा न उसने बताया। रहीमदाद ने जोर देकर कहा, तू बता, ऐसा क्यों है? साईं, बात दरअसल ये है, राधानी ने जवाब दिया। मज़ारे कहते हैं इस बार बटाई पर वो टक्का टैक्स नहीं देंगे। टक्का टैक्स? रहीमदाद ने हैरतज़दा होकर दरियाफ्त किया। वो क्या होता है? करीम बख्श जवाब देने ही वाला था कि फाटक पर ऊंची आवाज़ से बोलने का शोर बुलंद हुआ। मुराद खां शाहानी वापस आ गया था। राधानी तेज तेज कदम उठाता फाटक की जानिब बढ़ा। ज़रा देर में मुराद खां शाहानी अंधेरे से निकलकर सामने आ गया और रहीमदाद के करीब कुर्सी पर बैठ गया। रहीमदाद ने दरियाफ्त किया, कई रोज़ से मैं तुझे परेशान परेशान देख रहा हूँ। हाँ सही, कुछ ऐसी ही बात है। रहीमदाद ने कहा, ये टक्का टैक्स का क्या चक्कर है? मैंने तो कभी ऐसा टैक्स शैक्स नहीं सुना। तूने सचमुच नहीं सुना होगा और तू उसे समझ भी नहीं पाएगा। तेरी तरफ के जिम्मेदार अपने मज़ारों से ऐसा कोई टैक्स वसूल नहीं करते। इधर कब से वसूल किया जा रहा है? आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से वसूल किया जा रहा है। ये टैक्स होता क्या है? यह टैक्स उस तरह शुरू हुआ कि अफजल खान ढांडला ने, जो बीट का बहुत बड़ा जगीरदार था, अपने पुत्र असलम खां का परना किया। मुराद खां अपने लिए पैक बनाकर बोला। अफजल खान जेलदार भी होता था, दूर दूर तक मशहूर था। उसने बहुत धूमधाम से अपने पुत्र के परने में जश्न मनाया। लाहौर और मुल्तान से कंजरियाँ बुलाईं। कई रोज़ तक नाच गाने की महफिल जमी। बहुत ज़ोरदार मेल हुआ। मैंने तुझसे अफजल खान और उसके पुत्र के ब्याह के बारे में नहीं पूछा था? रहीमदाद ने नशे से लहरा कर उसे टोका। चुप करके सुनता जा, मुराद खान ने मुस्कुरा कर कहा। वो ऐसा हुआ कि कंजरी गाने के साथ साथ नाच भी रही थी। मुजरा करते हुए किसी तरह उसके माथे का टिक्का गिर गया। रात को तो उसे कुछ मालूम नहीं हुआ। सवेरे सोकर उठी तो उसे पता चला कि उसका टिक्का गायब है। वो अफजल खां ढांडला के पास पहुंची और टिक्का खोने पर रोना पीटना शुरू कर दिया। अफजल खान ढांडला बहुत जोरावर सरदार था। उसे गुस्सा भी बहुत आता था। उसने टिक्का तलाश कराया। टिक्का न मिला तो वो बहुत नाराज हुआ। शाहानी ने रहीमदाद की तरफ देखा।
जानते हो उसने क्या किया? रहीमदाद खामोश रहा। मुराद खां ने बताया, अफजल खां ने कंजरी को नया टिक्का बनवा कर दिया और सजा के तौर पर अपने तमाम मज़ारों पर टिक्का टैक्स लगा दिया, हर पग बन पर एक मन कणक। तब तो एक ही फसल पर टिक्के की कीमत से कहीं ज्यादा मालियत की गंदम मिल गई होगी। रहीमदाद के लहजे में इस्तेजाब था। अब तक ये टैक्स कैसे चल रहा है? तूने ही तो बताया था कि अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। गाल सच्ची ये है कि एक बार जो टैक्स जमींदार अपने मज़ारों पर लगा देते हैं वो कभी बंद नहीं होता। तुझे भी ये अच्छी तरह पता है। ये बता, अंग्रेजों के जमाने का कौन सा टैक्स खत्म हुआ? सभी चल रहे हैं, बल्कि जिम्मेदारों ने तो कम करने की बजाय बढ़ा दिए हैं। पर यह टिक्का टैक्स तो अफजल खान ढांडला ने अपने मज़ारों पर लगाया था। तुझे और नवानी जमींदारों ने इससे क्या लेना? हुआ तो ऐसा ही था, पर अब तो बीट के सारे जिम्मेदार अपने मज़ारों से टिक्का टैक्स वसूल करते हैं। मुराद खां ने बताया, होता यह है कि रबी की वाढ़ी पर हर जिम्मेदार अपने मज़ारे से बटाई के वक़्त एक मन कणक टिक्का टैक्स के तौर पर काट लेता है। अफजल खान ढांडला अभी जिंदा है? ना सही, उसे तो मरे हुए भी बरसों हो गए। मुराद खान ने रहीमदाद को मुत्तला किया। मैंने तो उसे देखा भी नहीं। सुना है बहुत ज़बरदस्त सरदार था। कोई मज़ारा उसके सामने गर्दन उठाकर नहीं बोल सकता था। उसके पास बहुत उम्दा नस्लों के कुत्ते थे। शिकार भी बहुत खेलता था। मज़ारों को एकदम दबा कर रखता था। कोई मज़ारा ज़रा भी सरकशी दिखाता तो उस पर कुत्ते छोड़ देता। वो उसे चीर फाड़ कर बराबर कर देते। थानेदार और दूसरे सरकारी अफसर उससे डरते थे। ऊपर तक पहुंच होगी उसकी। बिल्कुल थी। अंग्रेज उसे बहुत मानते थे। लॉर्ड गवर्नर के दरबार में उसे कुर्सी मिलती थी। उसने रहीमदाद का चेहरा गौर से देखा। अफजल खान ढांडला का मरण हो गया, पर उसका लगाया हुआ टिक्का टैक्स खत्म नहीं हुआ, खत्म हो भी नहीं सकता। चौधरी, तू खुद ही सोच, टिक्का टैक्स बंद हो गया तो जिम्मेदारों को कितना घाटा होगा। मज़ारों ने अभी तक कोई गड़बड़ तो नहीं की? ये गड़बड़ कुछ कम है कि वो बटाई पर टिक्का टैक्स नहीं देना चाहते। मुराद खां शाहानी ने धीके लहजे में कहा। पहले भी कभी उन्होंने टिक्का टैक्स देने से इनकार किया? नहीं, पहली बार उन्होंने ऐसा किया है। मुराद खां के चेहरे पर झुंझलाहट उभरने लगी। तुझे पता नहीं, बीट के मज़ारे और कामे तो बहुत सीधे और नेक बंदे हैं, पर वो अचानक इतने सरकश कैसे हो गए? मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मज़ारे नजरें उठाकर अपने जिम्मेदारों से गलबात नहीं करते। इधर के मज़ारे तो बहुत ही नेक बंदे लगते हैं। अब इनमें इतना हौसला कैसे आ गया? रहीमदाद ने गिलास उठाकर लंबा घोंट भरा। कोई ना कोई गल जरूर होगी। गाल कुछ इस तरह है चौधरी, मुराद खान ने बताया। लाहौर और लायलपुर से कुछ बंदे इधर आ गए हैं। वो जिम्मेदारों के खिलाफ जगह जगह गड़बड़ फैलाते हैं। उन्होंने ही मज़ारों और कामों को बहका कर ये आग भड़काई है। उसने नफरत से मुंह बिगाड़ा। मज़ारों और कामों के साथ मुसल्ली, कटाने और कई दूसरे भी लग गए हैं। एक मुल्ला भी उनसे मिल गया है। उसका नाम मौलवी अहमद बख्श है। वो सबसे आगे है, जलसे करता है, तकरीरें करता है, मज़ारों और कमियों को जिम्मेदारों के खिलाफ भड़काता है। ढांडलों ने अब तक उनके खिलाफ कुछ नहीं किया? रहीमदाद ने पूछा। इधर की ज्यादा जिम्मेदारी तो उन्हीं के पास है। बड़े जिम्मेदार भी वही हैं। शाहानी तो बहुत कम है, मैंने यही सुना है। तूने ठीक सुना है। हेमू वाली में ढांडले जिम्मेदार ज्यादा हैं। वैसे पूरे बीट के ज्यादा जिम्मेदार ढांडले ही हैं, पर सवाल सिर्फ ढांडलों का नहीं, गड़बड़ तो सारे बीट में फैल गई है। ढांडलों के साथ नवानियों और शाहानियों सबको मिलकर सोचना होगा। सबने मिलकर क्या सोचा? कार्रवाई करने ही की सोच रहे हैं। सारे ढांडले, नवानी, शाहानी, जिम्मेदार आपस के तमाम झगड़े टुंटे भूल कर इकट्ठे होते जा रहे हैं। रोज मीटिंगें करते हैं, मज़ारों को दबाने की स्कीमें बनाते हैं। अभी तक स्कीमें ही बन रही हैं, हुआ या कुछ नहीं। रहीमदाद के होंठों पर जहरखंद था। तुझे पता नहीं,
जिम्मेदारों के करिंदों और दूसरे बंदों ने गड़बड़ फैलाने वाले मज़ारों पर मुसल्लह हमले किए, घरों पर हल्ला बोल दिया, ढोर मवेशी उठवा लिए। तब तो वो डर गए होंगे। ना सही, उनके हौसले और बढ़ गए। मुराद खां ने बताया, टिक्का टैक्स देने से तो वो इनकार कर ही रहे थे, अब तो उन्होंने महसूल देना भी बंद कर दिया है। उसके चेहरे पर परेशानी फैलने लगी। पिछले कुछ दिनों से ये भी खबरें मिल रही हैं कि मज़ारों ने ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। वो ज़िम्मेदारों के मुसल्लह करिंदों से डट कर लड़ते हैं। पूरे बीट में गड़बड़ फैल चुकी है और कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। इसलिए आज ये तय किया गया कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस बुलाई जाए। करिंदों से तो वह दबने के नहीं, ज़रूरत पड़ी तो भक्कर बल्कि मियाँ वाली से भी पुलिस आ जाएगी। जो मज़ारे आगे आगे हैं उनके खिलाफ चोरी डकैती के इल्ज़ाम में पर्चे भी थाने में चाक कराने चाहिए। कईयों को मुकदमे बनाकर बंद कराना होगा। रहीमदाद ने तजवीज़ पेश की। सभी कुछ करना होगा, ऐसे ही तो नहीं बैठे रहना। दोनों ने अपने अपने गिलास खाली किए, खाना खाया और सहन में बिछे हुए पलंगों पर लेट गए। मुराद खां थका हुआ था, जल्द ही सो गया, मगर रहीमदाद जागता रहा। वो वापस कोटला हरकिशन जाने के बारे में सोचने लगा। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह हुई, दिन चढ़ा। नाश्ते पर रहीमदाद की मुराद खां से मुलाकात हुई। राधानी बहुत देर से उसके पास बैठा था। वो सवेरे सवेरे आ गया था। मुराद खां शाहानी के चेहरे से परेशानी हवेदा थी। करीम बख्श राधानी भी सहमा हुआ नजर आ रहा था। रहीमदाद के पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद राधानी उठकर चला गया। रहीमदाद ने हमदर्दी के अंदाज में पूछा, सरदार, तू रात से भी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, खैर सुख है? तुझे तो पता ही है, मज़ारों और कामों ने गड़बड़ मचा रखी है। मुराद खां ने बताया। उनके हौसले बराबर बढ़ते जा रहे हैं, किसी तरह काबू में नहीं आ रहे। कोई खास बात हो गई? रात बस्ती निज़ाम में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। उधर नवानियों की जिम्मेदारी है। मज़ारों ने कणक के खलियानों और ढेरों पर जत्था कर रखा है। कारदार और करिंदे वंडाई के लिए वंडोलों के साथ पहुंचे तो मज़ारों ने उन्हें रोक दिया। मुराद खां ठहर ठहर के बोल रहा था। कारदार और करिंदे मुसल्लह होकर गए थे। उन्होंने ढेरिया अपनी तहवील में लेने की कोशिश की, इसी पर झगड़ा शुरू हो गया। रात को तूने ये नहीं बताया था? मुझे पता ही कब था, मुराद खां बोला। सुबह राधानी घबराया हुआ आया। उसने मुझे बस्ती निज़ाम के बारे में बताया। कहता था मज़ारों के साथ उनके बाल बच्चे भी नारे लगाते थे, पथराव करते थे। बहुत खून खराबा हुआ। आखिर जिम्मेदारों के बंदों को पीछे हटना पड़ा। करते भी क्या, यूं समझो सारी बस्ती ने उन पर हल्ला बोल दिया था। उनके हौसले इतने बढ़ जाएंगे ये तो मैंने सोचा भी न था। कमरे में खामोशी हो गई। चंद लम्हे बाद रहीमदाद की आवाज़ उभरी। अपनी समझ में एक बात आई है। वो आहिस्ता से बोला। कैसी बात? मुराद खां ने तजस्सुस से पूछा। सारी गड़बड़ टिक्का टैक्स की वजह से है ना? इसे ख़त्म कर दिया जाए तो सारे झगड़े टूटे और सारी गड़बड़ ख़त्म हो जाएगी। सही, गाल सिर्फ इतनी नहीं है। मुराद खां का लहजा तीखा था। ये अपने सरदारों और ज़िम्मेदारों की इज्जत और आन का भी सवाल है। एक बार मज़ारों और कमियों की गर्दन ऊंची हो गई तो उसे झुकाना बहुत मुश्किल होगा। आज वो टिक्का टैक्स ख़त्म कराएंगे तो कल परना टैक्स, मरण टैक्स, मोंडन टैक्स, ढोर डंगर टैक्स, दरी टैक्स, कुकड़ टैक्स, सारे ही टैक्स एक एक करके ख़त्म कराते जाएंगे। तब ज़मींदारों का क्या बनेगा? खाली वंडाई से फसल पर क्या मिलेगा? तू खुद सोच, सिर्फ इससे काम चल सकता है? उसने नजर भर कर रहीमदाद को देखा। सही, तू ये बातें नहीं समझ सकता। इधर जिम्मेदारी करना मखौल नहीं है। मज़ारे को जूती के नीचे दबा कर रखना पड़ता है। उसका चेहरा करख्त हो गया। जहां वो सर उठाए ठोकर मार कर तोड़ दो। पर गड़बड़ और बढ़ी तो आगे के लिए जिम्मेदारों ने क्या सोचा? रहीमदाद ने तशवीश का इजहार किया। सोचना क्या है, खून बहेगा।
10-20 की लाशें पड़ी होंगी। मुराद खान के वजूद में छुपा हुआ सरदार जाग उठा। गुस्से से इसकी मूछें फड़फड़ाने लगी थीं। पुलिस अदालत सब अपनी है, इधर सरदारों का कानून चलता है। उसकी आंखों में चक्काचौंध उभरी। हो सकता है आज ऐसा ही हो। गड़बड़ ज्यादा बढ़ी तो यही करना होगा। जिम्मेदारों ने सोच रखा है। तूने रात बताया था बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को मदद के लिए बुलाया गया है। हाँ, आज बॉर्डर मिलिट्री पुलिस पहुंच जाएगी। पूरी तरह मुसल्ला भी होगी। जिम्मेदारों और उनके बंदों के पास भी हर तरह का असलहा है। मुराद खान ने रहीमदाद को मुत्तला किया। देखना है गोलियों की बौछार के सामने कितनी देर ठहर सकेंगे, कितनी देर पथराव करेंगे। जो आगे आगे हैं और लीडर बने हुए हैं, उनके खिलाफ बलवे और चोरी डकैती के मुकदमात पहले ही से तैयार कर रखे हैं। वो आज ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पुलिस ये हवालत में बंद करके ऐसी मार लगाएंगे कि सारी जोरा जोरी निकल जाएगी। थोड़ी बहुत जो सकत रह जाएगी वो मुकदमेबाजी की भागदौड़ और अदालतों का चक्कर काटते काटते निकल जाएगी। रहीमदाद ने तायीद करते हुए कहा, वैसे भी मुकदमों का फैसला महीनों और अक्सर बरसों नहीं होता। तब तक तो उनका जोर बिल्कुल ही टूट जाएगा। गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, पैर पकड़ेंगे। उसने मुराद खान की आंखों में झांकने की कोशिश की। मज़ारों के साथ जिम्मेदारों और सरदारों के झगड़े तो पहले भी होते होंगे। क्यों नहीं? मुराद खान ने उसे आगाह किया। बेदखली पर तो अक्सर होते रहते हैं। उसने कदरे तवक्कुफ किया। पर सच्ची गाल यह है सही, इतनी ज्यादा गड़बड़ पहले कभी बीट में नहीं हुई। इस बार तो सारे ही मज़ारों ने जबरदस्त इकट्ठ कर रखा है। लगता है जैसे सब एक हो गए हैं। उसके लहजे से तरद्दुद अयां था। उन्हें दबाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। आज तुझे तो कहीं नहीं जाना? मुझे राधानी के साथ बस्ती निजाम जाना है। रहीमदाद ने शिकवा किया। तू रोज चला जाता है, मैं यहां अकेला पड़ा रहता हूं। तू भी मेरे साथ चल। मैं तो वापस जाने की सोच रहा हूं। रहीमदाद उसके हमराह जाने पर रजामंद नहीं हुआ। चंद रोज ठहर जा, तब तक गड़बड़ भी कम हो जाएगी। सरदार मुराद खान शाहानी ने कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। इकट्ठे लाहौर पहुंचेंगे, शाहजी से मिलेंगे। मुझे उससे यहाँ के हालात के बारे में मशवरा भी करना है। पर मुझे तो गड़बड़ जल्द कम होती नहीं लगती। रहीमदाद बोला, यहाँ ठहर कर मैं तेरी मदद भी नहीं कर सकता। मुझे तो अब जाने ही दे। जैसी तेरी मर्जी, पर जाना ही है तो परसों जाना। परसों क्यों? आज ही मुझे जाने दे। जिद ना कर, सरदार मुराद खान ने मुस्कुरा कर कहा। इस बारे में बस्ती निजाम से वापसी पर मैं बात करूंगा। रहीमदाद खामोश रहा। मुराद खान खड़ा हो गया। वो आगे बढ़ा। रहीमदाद उसके साथ साथ चला। दोनों फाटक पर पहुंचे। सामने जीप खड़ी थी। करीब ही राधानी भी मौजूद था। उसके साथ 3 कारिंदे भरी हुई बंदूकें संभाले खड़े थे। मुराद खान अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। उसके सवार होते ही राधानी और मुसल्ला कारिंदे भी जीप में दाखिल हुए और पिछली नशिस्त पर बैठ गए। मुराद खान और कारदार राधानी के पास भी भरी हुई राइफलें थीं। सरदार मुराद खान की कमर से चमड़े के होल्स्टर में पिस्तौल भी लटक रहा था। रहीमदाद ने मुराद खान को गर्मजोशी से रुखसत किया। जीप का इंजन स्टार्ट हुआ और जीप तेजी से बस्ती निजाम की सिमत रवाना हो गई। धूप की तमाज़त बढ़ चुकी थी। सूरज दरख्तों की चोटियों के ऊपर दहक रहा था। रहीमदाद को अपने कमरे में पहुंचे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि बाहर आहट उभरी। उसने नजरें उठाकर दरवाजे की जानिब देखा। नादिर खां कमरे की दहलीज पर खड़ा था। उसका चेहरा गर्द और पसीने से मटियाला पड़ गया था। वो थकन से निढाल नजर आ रहा था। रहीमदाद ने हैरत से आंखें फाड़कर पूछा, तू कैसे आ गया नादर? खैर खैरियत तो है? खैरियत ही है जी। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। बहुत थका हुआ लग रहा है, बैठ जा। नादिर खां खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। रहीमदाद ने जोर देकर दरियाफ्त किया, तूने बताया नहीं, कैसे आना हुआ? उसने नादिर खां को नजर भर कर देखा। फिक्र की तो कोई गल नहीं, तूने फसल की वाढी तो करा दी ना?
وہ تو جی کب کی ہو چکی۔ نادر خان نے بتایا، اب تو بٹائی ہونی ہے، میں اسی سلسلے میں تیرے پاس آیا ہوں۔ اچھا ہوا تو آ گیا، رحیم داد بولا۔ میں واپسی کی سوچ رہا تھا، آج ہی سردار سے گل بات ہونی تھی، وہ تو مجھے روک رہا ہے، پر ادھر تو جی بہت گڑبڑ ہے، مزاروں نے کھلم کھلا سرکشی شروع کر دی ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا؟ رحیم داد نے قیاس آرائی کی۔ ادھر آنے پر ہی پتا چلا ہوگا۔ نہیں جی، مجھے یہاں آنے سے پہلے ہی پتا چل گیا تھا۔ وہ ایسا ہوا، میں ایک روز منٹگمری گیا، ایک پرانا یار مل گیا، وہ لیا میں ہوتا ہے، اس نے باتوں باتوں میں ادھر کی گڑبڑ کا ذکر کیا۔ نادر خان نے بتایا، اپنی طرف تو سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اپنی طرف کیا ہونا ہے جی، نادر نے مستعدی سے جواب دیا، سارے ہی بندے راضی خوشی ہیں، فصل کی واڑھی کے بعد سے جشن کا سما ہے، ڈھول بجتا ہے، بھنگڑا ڈالا جاتا ہے، ٹپے الاپے جاتے ہیں۔ وہ مسکرایا، اب تو بٹائی کا انتظار ہے، تو پہنچے گا تو وہ بھی شروع ہو جائے گی۔ نادر، تو مزاروں سے پچھلا قرض ادھار بٹائی پر وصول کرنے کو کہتا تھا۔ اس کے لہجے میں تشویش کا عنصر غالب تھا۔ دیکھ، وصولی میں مزاروں کے ساتھ زبردستی یا سختی نہ کرنا۔ سختی تو جی کچھ نہ کچھ کرنی ہی پڑے گی، آسانی سے تو کبھی وصولی نہیں ہوتی، اس کے بغیر کیسے کام بنے گا؟ نہیں، کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ تھیکا تھا، وہ کسانوں کی ٹکا ٹیکس تحریک سے ڈر گیا تھا۔ بات سچی یہ ہے نادر، میں اپنی ذمہ داری میں کوئی گڑبڑ دیکھنا نہیں چاہتا، پر چودھری یہ تو سوچ، آسانی سے ادھار وصول ہو جاتا تو کب کا وصول ہو چکا ہوتا۔ اللہ وسایا اور جمیلہ کی کمزوری سے مزاروں نے فائدہ اٹھایا اور ادھار کم ہونے کی بجائے بڑھتا گیا۔ نادر خان نے وضاحت کی، ویسے ادھر روپے کی ضرورت بھی ہے، جیپ کی رقم شاہ جی کو ادا کرنی ہے، اور بھی ضروری خرچے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ادھار وصول نہ کیا جائے۔ رحیم داد نرم پڑ گیا، پر سختی سے بچنے کی کوشش کر، سمجھا بجھا کر نرمی سے کام نکال، میرا مطلب ہے ایسا نہ کر کے کوئی گڑبڑ ہو۔ اللہ وسایا اور جمیلہ نے مزاروں کا دماغ پہلے ہی خراب کر رکھا ہے، انہیں دھیرے دھیرے اپنے راستے پر لانا ہوگا، تو سمجھ گیا نا؟ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا حکم ہوگا ویسے ہی ہوگا جی۔ نادر نے لمحے بھر کے لیے تامل کیا۔ واپسی کے بارے میں کیا سوچا؟ میں نے تجھے بتایا نہیں، آج ہی سردار مراد خان سے اس بارے میں میری بات ہوئی تھی، میں نے تو آج ہی واپس جانا ہے۔ نادر خان نے وضاحت کی، تیرے ساتھ ہی جانا ہے، بٹائی کی ساری تیاری ہو چکی ہے، میں نے تو اس کے لیے ونڈاوے بھی بلا کر بٹھا رکھے ہیں، واپسی کے بارے میں تو مراد خان کے آنے پر ہی طے ہوگا، شام تک واپسی ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ نادر خان نے اپنی رائے ظاہر کی۔ رحیم داد نے گردن بڑھا کر دروازے کی جانب دیکھا اور نوکر کو اونچی آواز سے پکارا۔ نوکر فوراً آ گیا۔ رحیم داد نے نادر خان کی طرف اشارہ کیا، یہ ادھر ہی ٹھہرے گا، اسے اپنے ساتھ لے جا اور اس کے ٹھہرنے کا بندوبست کر دے۔ نوکر کو ہدایت دینے کے بعد وہ نادر خان کی جانب متوجہ ہوا۔ نادر، تو اب جا، نہا دھو کر آرام کر، تجھ سے بعد میں گل بات ہوگی۔ نادر خان کے جانے کے بعد رحیم داد کمرے میں بیٹھا رہا۔ دوپہر ہو گئی، گرمی اور بڑھ گئی۔ دن ڈھلے وہ نہا دھو کر صحن میں گیا۔ نوکروں نے کرسیاں اور مونڈھے ڈال دیے تھے۔ رحیم داد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ نادر خان بھی پہنچ گیا۔ رحیم داد دیر تک اس کے ساتھ اپنی ذمہ داری کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ اندھیرا پھیلنے پر نادر خان کھانا کھانے چلا گیا۔ سفر کی تکان ابھی نہیں اتری تھی، وہ جلد ہی سو گیا۔ رحیم داد صحن میں بیٹھا تھا۔ رات گزرتی رہی۔ وہ اٹھنے ہی والا تھا کہ رحمتیں آ گئی۔ رحیم داد نے اس کا چہرہ نظر بھر کر دیکھا۔ وہ مزمحل اور تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ دریافت کرنے پر اس نے بتایا، جوڑا واپس آ گیا ہے، وہ صبح سردار کے ساتھ بستی نظام گیا تھا، اسے تو میں نے بھی سردار کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ رحیم داد اس کی بات کاٹ کر بولا، پر سردار اب تک نہیں آیا؟ رحیم داد کے لہجے میں استعجاب کے ساتھ تشویش کا پہلو نمایاں تھا۔ جوڑے نے یہ نہیں بتایا سردار ادھر کیا کر رہا ہے؟ بستی نظام میں زیادہ گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ یہ تو میں نو پتہ نہیں،
जोड़ा कहता था सरदार रात उधर ही रहेगा, कल लौटेगा। मैं तुझे यही बताने आई थी। तू परेशान लग रही है, तेरी तबीयत तो ठीक ठाक है? पिछले कई रोज से मेरी तबीयत गड़बड़ है। उसके लहजे में तरद्दुद था। मेरा यहां बिल्कुल जी नहीं लग रहा। रहीमदाद ने मुस्कुरा कर कहा, घबरा नहीं, मुराद खां चंद ही दिनों में 2-4 जनानियां उठवा कर इधर पहुंचा देगा। तब तू अकेली नहीं रहेगी, उनकी इंचार्ज बन जाएगी, ऐसे ही जैसे शाहजी के कोर्ट की इंचार्ज थी। मैं अब इस धंधे में पड़ना नहीं चाहती। वो बेजारी से बोली, ये भी कोई जिंदगी है, कंजरियों से भी खराब। ऐसी बात थी तो सरदार शाहानी के साथ इधर आई क्यों? ये तो तुझे पहले ही सोचना था। गलती हो गई, मैंने ठीक नहीं किया। तुझे अब तो इधर ठहरना ही होगा। सरदार बुरा मनाएगा, ऐसा ख्याल दिल से निकाल दे। रहीमदाद ने उसे समझाने की कोशिश की। सरदार से मैं पहले ही कह चुकी हूं। बहुत नाराज हुआ होगा। नाराज तो हुआ था, पर ज्यादा नहीं। आगे के लिए तूने क्या सोचा? रहीमदाद ने उसका इंदिया मालूम करना चाहा। घर वाले के पास चली जाऊंगी। घर वाले के पास? रहीमदाद ने हैरत से पूछा। तूने तो एक बार शाहजी के कोर्ट में मुझे कहा था कि तुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, वो कहाँ है और कैसा है। पिछले दिनों मुझे पता चला था वो बहावलपुर में है। पहले वो लोहार था, पर अब लोहार का धंधा छोड़कर गल्ला मंडी में धुड़वाई लग गया है। मेरे बच्चे भी उसके साथ ही हैं। बरसों से मैंने उन्हें नहीं देखा। रहमते की आवाज़ धीमी पड़ गई। चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई। बहुत याद आते हैं। अब तो काफ़ी ऊंचे हो गए होंगे, जाने कैसे लगते होंगे। तू चली तो जाएगी, पर तेरा घरवाला तुझे अपने पास रखने पर राजी हो जाएगा? रहीमदाद ने अपने शुबह का इजहार किया। उसे पता है तू शाहजी के कोर्ट में बरसों रह चुकी है। ना भी पता हो तो शाहजी की निशानी तेरे ये तीनों छोरे तो मौजूद ही हैं। उसे पता है, सब कुछ पता है, पर वो मुझे अपने पास रख लेगा। रहमते ने रहीमदाद को याद दिलाया। मैंने तुझे एक बार बताया भी था। वो मुझे लेने शाहजी के पास आया था, पर शाहजी ने साफ इनकार कर दिया। मुझे उससे मिलने भी नहीं दिया। मुझे तो नहीं लगता इतनी लंबी मुद्दत गुजर जाने के बाद वो तुझे अपनी घरवाली बनाकर रख लेगा। रहीमदाद अपनी बात पर अड़ा रहा। वो मर्द है, मर्द की कुछ गैरत और आन होती है। गैरत और आन की सोचेगा तो जिंदगी भर रंडवा ही रहेगा। रंडवा क्यों रहेगा? दूसरा ब्याह नहीं कर सकता? मेरा तो विचार है उसने अब तक किसी कुड़ी से ब्याह कर भी लिया होगा। मैंने पता है उसने अब तक ब्याह नहीं किया। रहमते का लहजा तीखा हो गया। वो दूसरा ब्याह कर भी नहीं सकता। ब्याह करना कोई मखौल है? कोई कुड़ी उसे मुफ्त तो नहीं मिल जाएगी। उसका प्यो पूरा पूरा मोलतोल करेगा, बारी संभावा मांगेगा। कितना संभावा मांगेगा? 15,000 से कम संभावा लिए बिना कोई भी अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेगा। रहमते ने रहीमदाद को बताया। मेरा घर वाला तो अब अधकड़ हो गया है। सर के बाल भी कहीं कहीं से चिट्टे हो गए हैं। मैंने उसके बारे में यही सुना है। जितनी उम्र ज्यादा हो जाती है उतना ही संभावा लिया जाता है।